नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जी बिजनेस की वो मुहिम जिसने फटाफट लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों का पर्दाफाश कर दिया। हमारे स्टिंग का ही असर है कि लोन के नाम पर टॉर्चर और मौत का खेल खेलने वालों की नकेल कसी जा रही है। पुलिस के साथ साथ रिजर्व बैंक भी जानलेवा लोन देने वालों पर लगातार एक्शन ले रहा है। अब आरबीआई ने फर्जी ऐप लोन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। सवाल यह है कि आरबीआई का यह जो वर्किंग ग्रुप है, यह किस तरह से रेगुलेशन का सुझाव देगा, क्या क्या मैंडेट मिला इसको, किन किन एंगल्स पर यह बातचीत करेगा, तफ्तीश करेगा और एक ठोस नीति बनाने के लिए आरबीआई के सामने अपनी सिफारिशें देगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या क्या उपाय होने चाहिए, इन ऐप्स की गुंडागर्दी के खिलाफ ग्राहकों के पास क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या रेगुलेशन के बाद लोन के नाम पर यह टॉर्चर का, मौत का खेल बंद हो जाएगा या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब आज के शो में। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। पैसे चाहिए, पैसे के लिए आराम कर रहा हूँ, पैसे दिया तो मैं नहीं करता हूँ। कुछ भी करो, भीख मांगो पर पेमेंट चाहिए मेरे को, समझ आ रहा है ना। जी बिजनेस का ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जिसने फर्जी और टॉर्चर करने वाले लोन ऐप्स की नींद उड़ाकर रख दी। जब से जी बिजनेस ने लोगों को डरा धमकाकर लोन की उगाही करने वालों का पर्दाफाश किया है, तभी से आरबीआई से लेकर पुलिस तक पूरा सरकारी तंत्र भी हरकत में है। हमने लोन देने वाली कंपनियों के चाइनीज कनेक्शन का खुलासा भी किया था और बताया कि कैसे आपकी गाड़ी कमाई चोर दरवाजे से चीन जा रही है। हमारे स्टिंग के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई एक्शन लिए। पहले फेयर प्रैक्टिस कोड बनाया, फिर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की और अब एक कदम और आगे बढ़कर आरबीआई ने फर्जी ऐप लोन कंपनियों को रेगुलेट करने की ठान ली है। आरबीआई ने 6 सदस्यों के एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। ये कमेटी अनरेगुलेटेड एंटिटी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के खतरे का आकलन करने के साथ डिजिटल लेंडिंग सेक्टर में बेहतरी के लिए सुझाव भी देंगी। ग्रुप ये भी सुझाव देगा कि दूसरे रेगुलेटर और बाकी एजेंसियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। साथ ही ये ग्रुप ये भी बताएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। वर्किंग ग्रुप को 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। आरबीआई की सख्ती के अलावा देश भर में लोन देने वाली कंपनियों को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस भी कमर कस चुकी है। दरअसल लोन की किश्त न चुका पाने वालों को इन कंपनियों के एजेंट इस कदर टॉर्चर करते थे कि बदनामी के डर से कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। इन पर नकेल कसने के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, बेंगलुरु, तेलंगाना सहित देश के कई शहरों में इनके अड्डों पर रेड डाली जा रही है और इनके आकाओं को अरेस्ट किया जा रहा है। हमारी मुहिम का ताजा बड़ा असर ये हुआ कि हैदराबाद पुलिस ने लोन ऐप मामले में एक और चीनी नागरिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम ही जियान उर्फ मार्क है, जबकि दूसरा शख्स भारतीय है। इन दोनों को पहले से पकड़े गए 3 लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पहले पकड़े गए 4 लोग फटाफट लोन ऐप कंपनियों को कॉल सेंटर के जरिए सर्विस मुहैया कराते थे। पुलिस ने इनका एक अकाउंट सीज कर दिया है, जिसमें 28 करोड़ रुपए हैं। फर्जी लोन ऐप मामले में अब तक 31 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना काल में छोटे डिजिटल लोन लेने के मामले जितनी तेजी से बढ़े, उतनी तेजी से लोन रिकवरी के लिए टॉर्चर का खेल भी शुरू हुआ। आम और भोले भाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर टॉर्चर करने वाले लोग अब आरबीआई की निगरानी में है। ऐसे में आरबीआई के वर्किंग ग्रुप की सिफारिश के बाद अब इंतजार एक ठोस और ऐतिहासिक पॉलिसी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी बिजनेस ने ऑपरेशन हफ्ता वसूली नाम से अपनी इस मुहिम को शुरू किया था और जैसे ही हमने ये मुहिम शुरू किया लगभग 1 साल पहले, तब से लगातार इस पर एक्शंस हो रहे थे और आज स्थिति सबके सामने है। ऑलमोस्ट ये फर्जी ऐप और टॉर्चर करने वाले जो लोन लेंडिंग ऐप्स हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी धरपकड़ जारी है और अब एक पॉलिसी आने वाली है। अब इस पॉलिसी में क्या होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर वर्किंग ग्रुप चर्चा करेगा, विमर्श करेगा और आरबीआई को अपनी सिफारिशें देगा, ये तमाम सवाल आज की चर्चा में हम शामिल करेंगे। हमारे
आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल शशि साहब, जो कि मेंबर हैं आरबीआई वर्किंग ग्रुप के। जी हाँ, इसी वर्किंग ग्रुप को जिसको आरबीआई ने बनाया उसके मेंबर हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ हैं एस हरिनाथ साहब, जो कि एसीपी हैं साइबर क्राइम तेलंगाना के। बहुत बड़ी कार्रवाई तेलंगाना पुलिस की ओर से इसमें की गई है। एस हरिनाथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी से भी कई बातें करनी है, लेकिन हरिनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, थोड़ा सा समझाएं, अभी तक आपकी तफ्तीश कहां पहुंची है और आप लोगों ने जो धरपकड़ की है इसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पर, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भी, और कई भारतीय नागरिक इसमें गिरफ्तार हुए हैं और चीन के भी लगभग 4 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कैसे आप लोगों की तफ्तीश आगे बढ़ी? किन किन एंगल्स पर आप लोगों ने तफ्तीश की है सर? हरिनाथ जी। Hello. जी। Good evening, everybody. To all Good evening, the sir. Z viewers and the Z administration. हमें तफ्तीश का मतलब हमारे कुछ जो है बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि ऐसा हम एक छोटा लोन लिए थे 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए 2000 ऐसा लेके जो है 30,000 रुपए तक तो ये लोग लोन्स लिए थे। और उसमें क्या हो गया, माफ कीजिएगा हरिनाथ जी, सर आपका ना नेटवर्क में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू ये थोड़ा सा एड्रेस करके फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं जरा राहुल शशि आपके पास आना चाहूंगा। सर, सबके सामने है कार्रवाई क्या हो रही है। जाहिर सी बात है, आरबीआई ने इसको जब गंभीरता से लिया तो फिर आप लोगों का एक वर्किंग ग्रुप भी इसमें बनाया गया है। आप पूरे मसले को भी समझ रहे हैं और इस पूरे मसले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। आप जानते हैं प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कहां कहां पेन पॉइंट्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, प्रथम दृष्टया ये प्रॉब्लम किस जगह पर, कहां से शुरू हुई, ये प्रॉब्लम है कहां पर एग्जैक्टली? Sure. So I'm a technological advisor to the group. So my inputs would be in that nature. So what is happening is, when COVID started, right, the economy started going down. And because of that, banks stopped giving loans, but the demand for loans was going crazy. And then what we started was somewhere in somewhere in April, May, right? We started seeing a spike in the number of loan applications, loan app websites, loan app mobile phones, etc., etc. A huge spike. So people were creating tons and tons of websites and applications, and with the keywords loan apps, etc., etc. So that spike we saw, but we were not able to, we just thought that it was just a a natural thing because the demand was going up and bad guys were trying to monetize it. But then over a period of time only, somewhere now is where we understood, well, what is happening is there are groups who have created these loan apps and loan application websites to defraud the customers. And 2 ways it happens. One, when they actually prompt you for a loan, you can apply a loan on a web application which you downloaded or an app website. Mostly it's a mobile app, and I'll tell you why a mobile app. You download the mobile app, either you have searched for loan app and you got the app, or they would send you a SMS or something saying you can get instant loans by. ठीक है, मुझे लगता है शशि का भी थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। विराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विराग जी, जैसा शशि बता रहे हैं कि और रातों रात ये कुकुर मुत्ते की तरह ये जो एप्स आ गए हैं, तेलंगाना पुलिस ने तो 50 से ज्यादा मामले इसमें दर्ज किए हैं और जो डेटा हमारे सामने है वो बता रहा है कि 21,000 करोड़ के आसपास 1.5 करोड़ 1.4 करोड़ ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं अब तक, जो प्रीलिमिनरी हैदराबाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है। इस पर हरिनाथ जी ज्यादा रोशनी भी डालेंगे, लेकिन जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं, यानी कि आसानी से, बड़े ही धड़ल्ले से ये लोग ऐप खोलते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, फिर अपना धंधा चमकाते हैं। ये हमारी आंखों के सामने होता रहा, कैसे ये नजरअंदाज हो गया सर?
नहीं, देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई दूंगा जिसने 1 साल पहले इस मामले पर एक पूरा अभियान चलाया। मैं बड़ा प्रिविलेज्ड हूं कि मैं भी उसका हिस्सा था और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहुत गरीब और कमज़ोर लोग इस पूरे उसका शिकार हो रहे हैं। किसी को 1,000 किसी को 2,000 रुपये लोन चाहिए और उनके पास ना तो शिक्षा है ना ही उनके पास ताकत है कि वो कानून या कानून को समझें, कानून को पालन कराने के लिए किसी के पास जाएं। देखिए, जो आरबीआई ने जून 2020 में एक उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है और जो अभी 13 तारीख को उन्होंने कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने 2 बातें बोली हैं, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। प्रश्न इस बात का है कि रेगुलेटेड वाली जो कंपनियां हैं, जो लोग लोन दे रही हैं, उनकी आरबीआई ने 4-5 जवाबदेही फिक्स की है और उसका पालन नहीं हो पा रहा है। वो जवाबदेही जो आरबीआई ने फिक्स की है उसके हिसाब से बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को अपनी वेबसाइट में इन सारे ऐप्स का डिटेल देना पड़ेगा और इन ऐप्स को उन बैंक और एनबीएफसी का डिटेल देना पड़ेगा। जो लोन देंगे उसके लेटर हेड में सारे डिटेल आएंगे और लोन में सारे डिटेल्स आएंगे। उसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम रहेगा। दिक्कत ये है, इसके लिए नियम हैं, कानून हैं, आरबीआई के पास पावर है और उसके लिए मैं नहीं मानता हूं कि किसी कमेटी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन आरबीआई रेगुलेटेड सेक्टर्स के ऐप्स को भी नहीं तरीके से मॉनिटर कर पा रही या उस पर नियमों को लागू कर पा रही है। दूसरा, जो नॉन रेगुलेटेड ऐप्स हैं वो जो गूगल जो प्ले स्टोर है या एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसमें आरबीआई या केंद्र सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए कि अभी गूगल और एप्पल ने अमेरिका में ट्रंप को रोकने के लिए पार्लर ऐप को रोक दिया। तो ये जो नॉन रेगुलेटेड, जो अवैध जितने भी कुकुरमुत्ती की तरह ऐप्स हैं उनको क्यों नहीं रोका जा सकता है? उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन ये दिया है कि जो डेवलपर पॉलिसी है उसमें प्राइवेसी का जो एग्रीमेंट है उसके साथ साथ उनके एड्रेस भी होने चाहिए। अभी एक रिसर्च आई है जिसके हिसाब से 750 में सिर्फ 90 में ही उनके एड्रेस दिए गए हैं। इसका मतलब ये सब बेमान ये जो है ये फ्लाई नाइट ऑपरेटर्स हैं और इनको ढूंढ पाना मुश्किल है। तो जो तेलंगाना पुलिस ने काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है, लेकिन वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरे हिंदुस्तान में इनका मकड़जाल फैला हुआ है और इसके लिए कमेटी की नहीं, एक्शन की जरूरत है, जो कि जिसकी कमी हमें दिख रही है। बोला, देखिए, अकेले तेलंगाना पुलिस ने ही गूगल से कहा था कि आप 158 ऐप्स ऐसे हैं जो सिर्फ तेलंगाना पुलिस ने आइडेंटिफाई किए थे। गूगल को कहा कि आप इनको टेक डाउन कीजिए। फिर आरबीआई की तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस गए और गूगल ने अब जाकर कुछ ऐप्स पर कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी गूगल ने ऑफिशियली दी भी है कि हमने कुछ। लेकिन सवाल यह है कि मकड़जाल की तरह फैले हुए इन ऐप पर ठोस और अंतिम कार्रवाई कब होगी? मैं थोड़ा सा एस हरिनाथ सर आपके पास में आना चाहूंगा। सर, आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि इस पूरे क्योंकि अब तेलंगाना पुलिस एक नजीर बन गई है इस पूरे मामले में, एक्शन लेने के मामले में। मैं जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से हो, चाहे वो लोगों को उत्पीड़न के एंगल से हो, या फिर ये ऐप्स जो फर्जी तरीके से गूगल प्ले स्टोर पर और बाकी जगह पर मौजूद थी, आपने हर एंगल से उसमें कर रहे हैं। ये कितना बड़ा जाल आपको अभी तक नजर आ रहा है? नेटवर्क कितना बड़ा है इनका सर? अभी तो इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है साहब हमारा। अभी हम क्या करें, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि बहुत सारे कंप्लेनेंट्स हमारे यहाँ आ गए थे कि हमारे को गाली दे रहे हैं और हमारे बारे में हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट है हमारे फोन्स पे, पूरे कॉन्टैक्ट करने जाके जो है ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। ये आदमी तुम्हारा आपका नाम दिया हुआ है एज ए गारंटर, ये पैसे लिए हुए हैं, इतने ज्यादा पैसे इन्हों पे करना है, हमारे को रिटर्न करने का है, या तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ एक लॉयर नोटिस हम भिजाएंगे और पुलिस में भी पुलिस में भी आपका कंप्लेंट करेंगे, जिसके वजह से आप जो है रफत में आ जाएंगे। ऐसा करके बोलते हुए इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स फिर उन लोगों को गाली, बहुत वेरी फाउल लैंग्वेज में बात कर रहे थे इनसे। तो ये लोग जो है बर्दाश्त के बाहर हो गया था। बर्दाश्त के जब जो है ये पुलिस स्टेशन को आ गए ये लोग कि ऐसा हमारे को गाली गलौज कर रहे हैं और हमारे इसमें कुछ भी वो नहीं है साहब। दिस इज द बॉय हु हैज टेकन द लोन एक्चुअली।
एंड हमारे को जो है गाली गलौज कर रहे हैं। तो वो बच्चे को लेके आए के वो बच्चे के जरिए हमारे को फोन कंप्लेंट्स दिए थे। हाँ। और वो कंप्लेंट्स जो है 1000 रुपीज से लेके 30,000 रुपए तक है। अगर 30,000 रुपए कोई लिया, उनको अब तक उन्होंने 3 लाख रुपए भर दिए हैं। हाँ। फिर भी और 8 लाख रुपए भरना बोल के बता रहे थे। हाँ, मैं सर वही समझना चाह रहा था, मैं स्पेसिफिकली यही समझना चाह रहा था। 30,000 रुपए की रकम है, 3 लाख रुपए भरना पड़ रहा है, यानी कि ब्याज से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं उनका अनदेखी कर रहे हैं, आप थ्रेटन कर रहे हैं। ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है ही। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि ये 36% से लेके 50% तक इनका ब्याज बढ़ते चले गया। एग्जैक्टली। तो आपकी तफ्तीश में सर ये मामला कितना फैला हुआ और कितनी जगहों पर इन लोगों ने कानूनों की अनदेखी की है, आप जरा स्पेसिफिकली अगर बता पाएं। तो मतलब अभी तो हमारा स्टेप कैसा गया साहब, अभी जहां से इनको फोन्स आ रहे थे जो गाली गलौज दे रहे थे और फाउल लैंग्वेज यूज करके धमकियां दे रहे थे, उसके एंगल में फर्स्ट हम गए थे साहब। वो जब हमारे को जो है कॉल सेंटर से आ रहे थे इनको कॉल्स, तो हम वी लोकेटेड द कॉल सेंटर को पुणे में लोकेट करे। हम पुणे में लोकेट करके इमीडिएटली हमारा टीम जो है वहाँ पुणे को जाके वो कॉल सेंटर को रेड करे तो वहां पर जो है 3 लोग ये कॉल सेंटर को चला रहे थे। तो वो देखा गया तो वहाँ पे 650 650 लोग वहाँ पे कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। वहाँ पे देखा गया जब ऑफ कोर्स नॉट इन वन गो बट 3 उसमें कर रहे, 3 सेक्शंस में कर रहे थे। तो इमीडिएटली वी जाके वहाँ पे वो पूरा ऑफिशियल का डॉक्यूमेंट्स आपको कौन चेक करने से 4 कंपनीज जो है, जो मुंबई और थाने में 4 है मिलके, और एक कर्नाटका के कंपनी जो है, इनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिए कि कॉल करके आप जो है हमारे पैसे वसूल करके करने का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए। तो जब व्हेन वी हैव टेकन पूरा एविडेंस लेके बोलिए। टॉर्चर ऐप पर अब आरबीआई सख्त है, वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है और अब एक पॉलिसी आएगी। उस पॉलिसी से क्या उम्मीदें की जानी चाहिए, क्या क्या दायरे हैं इस समिति के, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल, स्पेसिफिकली क्या सिर्फ लोन लेंडिंग एप्स पर ही आप लोगों का ज्यादा फोकस रहेगा, या हम उम्मीद करें कि पूरे फिनटेक में जो व्याप्त इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करेगी ये जो वर्किंग ग्रुप है और उसकी सिफारिशें? I mean, I'll speak in. I'm not speaking on behalf of RBI. I'm speaking in behalf of in tech in general. बिल्कुल. The idea here is to find, because as of now this is quite a new area, right? We have never seen something like this before, where Chinese are investing money in India, and they are actually doing it. Some of them are legitimate business also, by the way, right? They're actually giving loan amounts, but they're doing a torture mechanism to extract the money back. So it's quite a new phenomena for us at this point of time. Right now, the idea here is to study the depth of this problem, right? Identify how much impacted this is, right? How many apps are there? I just heard a number called 100 plus apps. Well, technically, like I said, right, we have seen much more number than 100. So can we analyze all these 100 plus apps, figure out where these data was going? Was it only sitting in India? Was it going outside? The idea here is any sort of analysis, technical analysis on the apps which is being put up, analyze them, bring back as much as information, intelligence about what is happening would be one of the objectives I would be taking up. I would not be in a position to respond on behalf of RBI, but this is what I have understood so far. नहीं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल आप जो टेक्निकल पक्ष हैं उसको लेकर अपने सुझाव देंगे। बट विराग जी, सवाल ये है ना कि आपने ऐप, भाई आप फ्रॉड कहां से कर रहे हैं, आप लोगों को डरा धमका कहां से रहे हैं, आप कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं एक ऐप के माध्यम से। सिंपल सी बात है, वो ऐप प्ले स्टोर पर है, उसके लिए गूगल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब हमारी तफ्तीश में विराग जी ये सामने आया था कि गूगल को जहां पर पहला फिल्टर होना चाहिए था, चलिए पॉलिसी की बात तो हम बाद में करते हैं, जो पहला फिल्टर लगाना चाहिए था गूगल को, हमारी तफ्तीश में सामने आया है कि 5-5 ऐप हैं, एक ही बिहार पूर्णिया के पते पर रजिस्टर्ड हैं, वो गूगल को भेज रहे हैं। गूगल उसको नजरअंदाज करता है कि 5-5 ऐप एक ही पते से कैसे मेरे प्ले स्टोर पर आ रहे हैं, उनको परमिशन दे दी जाती है। अब जब डंडा किया है पुलिस ने, अब जब हम लोगों ने सवाल उठाया तो खाना पूर्ति के लिए गूगल बोल रहा है ओके आई विल टेक इट डाउन।
तो सर पहला ही जो फिल्टर लगना चाहिए था वहीं पर अगर गंगा मैली हो रही है तो फिर क्या कहा जाए फिर? नहीं, देखिए, इसमें बहुत आपने सही बात बोली है। और आपकी एक बात का जवाब दे दूं जो आपने पूछा था शशि जी से, कि जो कमेटी बनी है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं, मैं उसको पढ़ रहा था। ये कमेटी सिर्फ डिजिटल लेंडिंग के लिए बनी हुई है और इसको 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आरबीआई ने बोला है। आपकी दूसरी बात का जवाब दूं मैं कि जो गूगल है या एप्पल है या जो भी ये अमेरिका जो की बड़ी ये टेक जाइंट्स हैं, दिक्कत ये है कि भारत में इन लोगों का कानून के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। अमेरिका में इन लोगों ने खुद अपने आप बहुत सारी कार्रवाई की। उन्होंने राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। लेकिन भारत में इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, साइबर सेल या आरबीआई के चिट्ठी पत्री के बावजूद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करती हैं, ये कंपनियां। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 साल पहले एक छोटी सी नज़ीर बताऊं कि गूगल के बारे में हमने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था, सरकार को भी सूचित किया था कि गूगल की भारत से आमदनी 4,29,000 करोड़ रुपए है, लेकिन वो टैक्स सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए पे देती है। ये जो पूरी अवैध आमदनी है, इन्हीं तरीके से सारी बातों से चीज़ों से आती है। और मैं इसके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि यह पुलिस और साइबर सेल गूगल को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई के साथ केंद्र सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी कि अगर आप भारत में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो भारत के कानून का पालन करिए, आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करिए। अब मैं आपको 3-4 बताऊं जो 3-4 बड़े अपराध हो रहे हैं इन कंपनियों द्वारा, इन ऐप्स के द्वारा। पहले नंबर पर जो एक क्लैंडस्टाइन अंडरस्टैंडिंग है इन ऐप्स की और बैंक के साथ में, उसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि इसमें जो पीछे के बैंक हैं वो अगर भले ही किसी को आउटसोर्सिंग कर दें पर उनकी जिम्मेदारी रहेगी। ये जितने भी ये जो आपके कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, इन कॉल सेंटर्स के कहाँ से वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो विदेशों से तार जुड़ रहे हैं, पीएमएलए का मामला उसकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसमें विराग जी एक मिनट, यानी कि आप कह रहे हैं विराग जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि भले ही आरबीआई इसमें प्रोएक्टिव दिख रहा हो, आरबीआई लगातार इस पर बात कर रहा हो, लेकिन आरबीआई की क्या गाइडलाइन, में सीधे सीधे पूछ रहा हूं आपसे, क्या आरबीआई की माना एक ठोस गाइडलाइंस आ भी गई, एक पॉलिसी आपके पास आ भी गई, लेकिन इसमें क्या सरकार की भूमिका खत्म हो जाएगी? क्या हम आरबीआई की पॉलिसी का जो भी हमारे पास फ्रेमवर्क आएगा, क्या हम मान लें कि वही अब फाइनल सॉल्यूशन होगा इस पूरी प्रॉब्लम का, या केंद्र सरकार को एक कानून लाना पड़ेगा इसमें, तब जाकर मामला बनेगा? नहीं, आरबीआई के पॉलिसी से समस्या की विकरालता पता चलेगी, समस्या के समाधान के रास्ते पता चलेंगे, पर उस समस्या के समाधान के लिए अंततोगत्वा केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसका कारण एक है, जो साइबर और आईटी के मामले हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट केंद्र सरकार के पास है। जो ऐप्स हैं या गूगल है, जो प्ले स्टोर है, इनकर कार्रवाई करने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार है। तो जब तक केंद्र सरकार की एजेंसीज गूगल, एप्पल को सख्त निर्देश नहीं देंगी, तब तक इन ऐप्स के ऊपर नियंत्रण करना किसी भी एजेंसी के लिए मुश्किल है। इसलिए आरबीआई की रिपोर्ट से बहुत उम्मीदें लगाना बेकार है। आरबीआई ने ऑलरेडी जो गाइडलाइंस जारी की हैं रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड के लिए, उनका अगर इन्फोर्समेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 90% समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी अगले दिन से ही। बिल्कुल। और इतना करोड़ों का ट्रांजैक्शन इसमें जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इसमें, जैसा विराग जी बता रहे हैं कि ईडी इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, आरबीआई खुद चेक करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे एंगल्स पर। ये सिर्फ लोन देने का और लोन उगाही के लिए आपको धमकाने डराने का या आपकी प्राइवेसी से छेड़छाड़ का मसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक खामी है जिसको पकड़ लिया है इन लोन लेंडिंग एप्स ने, और उसी खामियों का फायदा उठाकर ये अपना मकड़जाल, अपने कुकुरमुत्ते की तरह अपने कारोबार को फैला रही हैं। सवाल यही है कि आरबीआई की इन गाइडलाइंस के आने के बावजूद सरकार कब जागेगी? सीधी सीधी बात यह है, सरकार कब ऐसे कानून लेकर आएगी कि एक भय उत्पन्न हो, कोई भी ऐप डालने से पहले, प्ले स्टोर पर भारत के लोगों को अपने झांसे में लेने से पहले, वो भय कब आएगा?
उसका इंतजार करना सबको होगा। चलिए आज के शो में फिलहाल इतना ही। बातें तो इसमें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन समय समय पर हमने अपना ऑपरेशन हफ्ता वसूली, हमारा भी ये हफ्ता वसूली अभियान जो है, ऑपरेशन जो है, ये पूरा नहीं हुआ है। जब तक एक एक ग्राहक को हक नहीं मिल जाता तब तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा और इस तरह की चर्चाएं भी होती रहेंगी। फिलहाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल शशि, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। एस हरिनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। विराग गुप्ता जी, आप भी हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।